13वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा नागालैंड को भारत का एक नया राज्य घोषित किया गया है। संविधान में एक नया अनुच्छेद 371 का जोड़कर इस नए राज्य पर लागू होने वाले कुछ विशेष उपबंधों को मान्यता दी गई। नागालैंड राज्य का विधिवत सूत्रपात दिसंबर 1962 में हुआ। चौदहवां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा भारत में पुरानी फ्रांसीसी आधिपत्य वाली बस्तियों पांडिचेरी, कारिकल, माहे और यमन को पांडिचेरी के नाम से विधिवत भारत का अंग और एक संघ राज्य क्षेत्र घोषित किया गया। अनुच्छेद 81 तथा चौथी अनुसूची में संशोधन कर पांडिचेरी को संसद के दोनों सदनों में प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई। संघ राज्य क्षेत्रों से लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 20 से बढ़ाकर 25 कर दी गई। 14वें संविधान संशोधन ने संसद को अधिकार दिया कि वह विधि द्वारा हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन दीव तथा पांडिचेरी आदि से संघ राज्य क्षेत्र में विधानमंडलों और विधान परिषदों की स्थापना कर सकती है। 15वां संविधान संशोधन 1964 के अनुच्छेद 217(1) में संशोधन कर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। अनुच्छेद 217 में एक धारा जोड़कर यह स्पष्ट कर दिया गया कि यदि उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश की सही आयु का प्रश्न उठता है तो उसका निर्णय राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। 15वें संशोधन ने न्यायांग से संबंधित और भी कई संशोधन की विशेषता अनुच्छेद 128 में अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों की पुनर्नियुक्ति करने, अनुच्छेद 222 में आंतरिक न्यायाधीशों कुछ अतिरिक्त भत्ता देने तथा अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र विस्तृत करने के बारे में, अनुच्छेद 311 में वैधिक स्थिति स्पष्ट करने की तथा अनुच्छेद 316 में लोकसभा संघ अध्यक्ष की अनुपस्थिति आदि में कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान करने के लिए संशोधन किए गए। अनुच्छेद 124 में एक नई धारा जोड़ दी गई जिसके अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु का प्रश्न संसद द्वारा बनाई गई विधि में निर्देशित ढंग से तय किया जाएगा। 16वां संविधान संशोधन 1963 ने संविधान के अनुच्छेद 19 में संशोधन करके राज्य को यह अधिकार दिया कि वह राष्ट्र की संप्रभुता और एकता के हित में भाषण, अभिव्यक्ति, सम्मेलन आदि की स्वतंत्रता के मूल अधिकारों पर विधि द्वारा युक्ति प्रतिबंध लगा सकता है। 16वें संशोधन में किसी भी राज्य के भारतीय संघ से पृथक होने तथा संघ को भंग करने के प्रयास को अवैध घोषित कर दिया गया। 84वें और 173वें अनुच्छेद में तथा तीसरी अनुसूची में संशोधन करके यह प्रावधान किया गया कि केंद्रीय तथा राज्य विधानमंडलों के उम्मीदवारों और सदस्यों, मंत्रिपरिषदों के सदस्य, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों आदि सबको राष्ट्र की एकता और संप्रभुता की रक्षा करने की शपथ लेनी होगी। 17वां संविधान संशोधन अधिनियम 1964 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 31 का में प्रयुक्त स्टेट शब्द की परिभाषा को स्पष्ट करने तथा भूमि सुधार संबंधी कुछ और विधियों की संवैधानिक वैधता के बारे में संदेह दूर करने के लिए अनुच्छेद 31 का में तथा 9वीं अनुसूची में संशोधन किए गए। अनुसूची में जोड़े गए नए अधिनियमों की संख्या 44 थी। 18वां संविधान संशोधन 1966 के द्वारा अनुच्छेद 3 में संशोधन करके यह स्पष्ट कर दिया गया कि इस अनुच्छेद की धारा का शिक्षा में प्रयुक्त अनाधिकृत शब्द में संघ राज्य क्षेत्र भी शामिल है, परंतु में प्रयुक्त राज्य शब्द ये शामिल नहीं है। संशोधन ने यह भी स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 3 का संसद को दी गई शक्ति के अंतर्गत किसी राज्य का अथवा संघ राज्य क्षेत्र का एक भाग किसी दूसरे राज्य या राज्य
में मिलाकर भी एक नए राज्य संघ राष्ट्र का गठन किया जा सकता है। 19वां संविधान संशोधन अधिनियम 1966 ने संविधान के अनुच्छेद 324 में संशोधन करके निर्वाचन न्यायाधिकारियों का अंत कर दिया तथा निर्वाचन संबंधी विवादों को सीधे उच्च न्यायालयों में ले जाने की व्यवस्था की। 20वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों में कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति हस्तांतरण तथा निर्णयों को वैधता प्रदान की गई। ऐसा करने के लिए दूसरे संविधान संशोधन ये संविधान में एक नया अनुच्छेद 233 का जोड़ा। इस संशोधन के अवसर पर इसीलिए पड़ी क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने अपने जो निर्णयों के द्वारा बहुमत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति को अवैध घोषित कर दिया था। 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं में सिंधी को भी शामिल कर लिया गया। सिंधी को मिलाकर सूची में 15 भाषाएं हो गई। 22वां संविधान संशोधन अधिनियम 1969 के द्वारा संसद को अधिकार दिया गया कि वह विधि द्वारा असम राज्य में कुछ कबायली क्षेत्रों को एक स्वायत्त उपराज्य बना सकते हैं तथा उसके लिए अलग स्थानीय विधानमंडल अथवा मंत्रिपरिषद या दोनों की व्यवस्था कर सकते हैं। संशोधन के द्वारा संविधान में इस आशय का एक नया अनुच्छेद 244 का जोड़ा गया। एक नए अनुच्छेद 371 द्वारा असम राज्य विधानसभा के कबायली क्षेत्रों को तथा कुछ अन्य सदस्यों की एक समिति का प्रावधान किया गया। 23वां संविधान संशोधन अधिनियम 1969 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 330, 332, 333 तथा 334 में संशोधन करके अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों तथा आंग्ल भारतीयों की सरकारी नौकरियों आरक्षण और विधान सभा में उनके स्थानों के आरक्षण की अवधि को 26 जनवरी 1970 से आगे 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। इस अधिनियम के फलस्वरूप राज्यपालों के हाथ में केवल एक आंग्ल भारतीय को मनोनीत करने की शक्ति रह गई। तो राष्ट्रपति के हाथ में पहले की तरह यह शक्ति बनी रही कि वह 2 आंग्ल भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं, क्योंकि नागालैंड के नए राज्य की अधिकांश 90% जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों की है। 23वें संशोधन के द्वारा नागालैंड की लोकसभा और राज्य की विधानसभा दोनों की व्यवस्था में उनके लिए आरक्षण समाप्त कर दिया गया। 24वां संविधान संशोधन 1971 द्वारा उच्चतम न्यायालय ने गोलकनाथ मुकदमे में अपने उन पूर्ववर्ती निर्णयों को उलट दिया गया था जिनमें संसद की इस शक्ति को स्वीकार किया गया था कि वह संशोधन के मूल अधिकारियों संबंधी भाग 3 सहित सभी भागों में अनुच्छेद 368 के अनुसार संशोधन कर सकते हैं। इस निर्णय के परिणाम स्वरूप संसद को संविधान के भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों में ऐसा कोई संशोधन करने का अधिकार तो नहीं रहा जिसके द्वारा मूल अधिकारों में कमी हो अथवा उसका हरण हो जाए। यदि राजनीति के निदेशक तत्वों अथवा संविधान की प्रस्तावना के आदेशों को व्यवहारिक रूप देने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन अथवा कमी करने की आवश्यकता हो तब भी संसद इस विषय में कुछ नहीं कर सकती थी। इसलिए संसद को यह शक्ति देना आवश्यक समझा गया कि वह अपनी संविधान संशोधनकारी शक्ति के अंतर्गत संविधान के किसी उपबंध में जिन्हें भाग 3 के उपबंध में शामिल संशोधन कर सकती है। उच्चतम न्यायालय के अनुसार अनुच्छेद 268 में संशोधन की शक्ति तो नहीं दी गई थी, केवल उसकी प्रक्रिया ही दी गई थी। संविधान के 24वें संविधान संशोधन के अनुच्छेद 368 में संशोधन करके यह स्पष्ट कर दिया गया कि अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन की शक्ति भी प्रदान करता है और उस संशोधन की प्रक्रिया का निर्देश भी रखता है। 24वें संशोधन ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि जब संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति के समक्ष रखा जाएगा तो वह उस पर अपनी स्वीकृति देने से मना नहीं कर सकेंगे।